गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में। पिछले वीडियो में मैं कूलाम के नियम को पूरी तरह से नहीं बता सका था, तो आज हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परावैद्युतांक के बारे में। परावैद्युतांक क्या है? परावैद्युतांक, तो परावैद्युतांक क्या है? माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान क्या कर दे? कम कर दे। माध्यम का वह गुण जो आवेशों पर लगने वाले बल का मान क्या कर दे? कम कर दे। लिख लेंगे इसका डेफिनेशन। माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कम कर दे। तो ये हमारा होगा परावैद्युतांक का डेफिनेशन। इसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। और इसका ना ही कोई मात्रक होता है और ना ही कोई बीमा होती है। इसका जो परावैद्युतांक का होता है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है और कोई मात्रक नहीं होते हैं। तो लिख लेंगे इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, जब इसका कोई मात्रक नहीं होगा तो इसकी कोई बीमा भी नहीं होगी। अर्थात यह जो परावैद्युतांक होगा हमारा क्या होगा? बीमाहीन राशि होगी। अर्थात जो हमारा के होगा वो क्या होगा? बीमाहीन राशि होगी। क्या होगा? बीमाहीन राशि होगी। लेकिन के का मान जो होता है, परावैद्युतांक का जो मान होता है, अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग, मतलब अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। के का मान, के का मान, परावैद्युतांक का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। तो जो हमारा के का मान होगा, परावैद्युतांक का मान होता है, यह हर जगह हर स्थान में क्या होगा? बदलता रहेगा। कहाँ का बदलेगा? निर्वात हुआ हवा में के का मान क्या होगा? सदैव एक होगा। हवा या निर्वात में के का मान कितना होगा? अभी मैंने बताया के का मान कितना होता है? एक होता है। के का मान कितना होगा? एक होगा। यदि हम किसी अन्य धातु लेते हैं, सभी धातुओं में लेंगे, जैसे सभी धातु लेते हैं तो सभी धातुओं में के का मान कितना होता है? सभी धातुओं में के का मान कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि धातु की बात कर रही है, धातु में क्या होता है? इनफाइनाइट होगा। और अन्य माध्यम के लिए के का जो मान होता है वो क्या होता है? एक से अधिक होता है। अन्य धातुओं के लिए या कर सकते हैं अन्य माध्यम के लिए, अन्य धातु नहीं, अन्य माध्यम कर सकते हैं, क्योंकि धातु के बारे में लोगों ने यहाँ पढ़ लिया है, तो अन्य माध्यम के लिए कर सकते हैं। अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए हमारा क्या है? के का मान क्या होता है? एक से अधिक होगा। अर्थात जो हमारा के का मान होगा अन्य माध्यम के लिए क्या होगा? एक से अधिक होगा। तो हम आगे और भी पढ़ेंगे, क्योंकि कूलाम के नियम को आज हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो में यह खत्म हो जाए, इसको हम रख कर देते हैं, मिटा देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल की दिशा के बारे में। तो वैद्युत बल की दिशा के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें दो केस आते हैं, दो प्रवृत्तियां आती हैं। क्या दो प्रवृत्तियां आएंगी? प्रथम केस जो आएगा समान प्रवृत्ति के होंगे, आवेश समान प्रवृत्ति के होंगे, और दूसरा जो होगा वह विपरीत प्रवृत्ति होगा। तो प्रथम केस हम लोग पढ़ेंगे, माना
क्या लिख रहे हैं, क्या वैद्युत बल की दिशा। आइए तो हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत बल की दिशा। तो वैद्युत बल की दिशा पढ़ेंगे तो ये माना गया है दो आवेश हो गए, Q1 Q2 और इस पे क्या होंगे, दो बल लगेंगे विपरीत दिशा में। प्रथम बल F1 F2, दूसरा F2 F1, अर्थात प्रथम बल पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगाया गया बल, पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगाया गया बल, दूसरे आवेश पर प्रथम के कारण लगाया गया बल। तो इसमें हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा F12 जो हो जाएगा, इसको हमने क्या कहा था, क्या चाहिए, पहले आवेश पर दूसरे के कारण, पहले आवेश पर बल क्या होगा, दूसरे के कारण, पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण, और जो हमारा F21 होगा उसका मतलब क्या होगा, दूसरे आवेश पर बल पहले के कारण, ये हो गया। तो इसमें यदि हम चलेंगे, यदि हम पढ़ते हैं देखते हैं तो एक समान आवेश होंगे, जैसे कि यह मार्कर हो गया, यदि यह मार्कर है इस पे 10 न्यूटन का बल हम इधर से लगाते हैं और 10 न्यूटन का बल इधर से, दोनों तरफ से 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो यह क्या होगा, स्थिर रहेगा, विरामावस्था में रहेगा। तो विरामावस्था में रहेगा तो हम इसको कह सकते हैं कि F12 इक्वल टू F21 कह देते हैं। अर्थात यह जो होगा यह क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। यह केस फर्स्ट था, क्या था, केस फर्स्ट, जब समान प्रवृत्ति होंगे, जब आवेश क्या होंगे, समान प्रवृत्ति के होंगे। सेकंड केस सेकंड क्या होगा, जब विपरीत प्रवृत्ति के होंगे। तो जब विपरीत प्रवृत्ति के होंगे, विपरीत प्रवृत्ति के होंगे, जब विपरीत प्रवृत्ति के होंगे तो क्या होगा हमारा, यह माना दो आवेश हो गए Q1 Q2 और एक बल इधर से लग रहा है और एक बल इधर से लग रहा है, एक बल इधर से और एक बल इधर से। तो ये क्या होगा, प्रथम के कारण द्वितीय पर, प्रथम के कारण दूसरे पर, और ये क्या हो जाएगा, दूसरे के कारण प्रथम पर। लग रहा है ना, मतलब यह क्या करेगा, इधर की तरफ, और ये क्या करेगा, इधर की तरफ लगाएगा। यदि विपरीत होते हैं तो यह भी क्या हो जाएंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। विपरीत आवेश होंगे तो भी संतुलन की अवस्था में, और समान प्रवृत्ति के होंगे तो भी संतुलन की अवस्था में होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। इसी क्रम में हम आगे और पढ़ेंगे। अब हम तुलना पढ़ेंगे, निर्वात तथा माध्यम में तुलना। तो इसको मिटा देते हैं, निर्वात और माध्यम में तुलना पढ़ते हैं। तो निर्वात और माध्यम में तुलना, पहले आपको कुछ फार्मूला बताए गए होंगे कि क्या है, ठीक है। तो आवेशों के बीच लगने वाले बलों में तुलना, आवेशों के बीच लगने वाले बलों में तुलना, अर्थात निर्वात और माध्यम। तो प्रथम हमने क्या पढ़ा, जब आवेश क्या हो, निर्वात में हो, जब आवेश क्या हो, जब आवेश निर्वात में हो तो हमने क्या पढ़ा था,
न्यूरॉन मतलब एयर, हवा में हो, बराबर क्या पढ़ा था हमने 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन नंबर पर, जब क्या हो आवेश माध्यम में हो, जब आवेश माध्यम में हो तो आवेश माध्यम में तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 के पढ़ा था हमने आगे, इसके पीछे हमने पढ़ाया था Q1 Q2 अपॉन R इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन क्या करें डिवाइड करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइडिंग, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या जाएगा बताइए, सॉल्व करेगा आप लोग आगे। चलिए आइए यहाँ क्या हो जाएगा F एयर बटा होगा तो दिक्कत इक्वल टू के, इसको हम यहाँ करके ऐसे भी लिख सकते हैं F एयर बटा के इक्वल टू, अतः इसका जो मान आएगा इससे अधिक आएगा, इसका जो मान आएगा क्या होगा अधिक आएगा, क्योंकि के का मान क्या होता है माध्यम के लिए सदैव अधिक होता है। के का मान जो होता है वो क्या होता है हमेशा सदैव क्या होता है अधिक होता है। यदि माध्यम के लिए करते हैं तो क्या होगा सदैव अधिक होगा। तो इस कंडीशन में हम कर सकते हैं, हमारा आएगा F एयर टू F ये हमारा हो गया, दोनों तुलना हमने कर दिया, कोई दिक्कत। अब हम इसे इरेज करके आगे चलेंगे। तो कूलाम के नियम के सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो कूलाम के नियम के 3 सीमाएं हैं। कूलाम की नियम की सीमाएं, तो प्रथम इसकी सीमा क्या है कि जो कूलाम का नियम है वह बिंदु आवेश के लिए ही लगता है, अर्थात जो हमारा आवेश है वो क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। यदि आवेश बड़े होंगे तो कूलाम का नियम उस पर कार्य नहीं करता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, बिंदु आवेश पर लगते हैं, ठीक है। कूलाम का नियम किससे लगेगा, बिंदु आवेश पर ही लगेगा। दूसरा नियम यह कहता है कि कूलाम का जो नियम है वह स्थिर आवेशों पर लगेगा, गतिमान आवेशों पर नहीं लगेगा, क्योंकि यदि हमारा आवेश स्थिर है विरामावस्था में एक जगह रखा हुआ है तो उस पर कूलाम का नियम कार्य करेगा। लेकिन यदि हमारा आवेश गतिमान है, एक जगह विरामावस्था नहीं, एक जगह स्थिर नहीं है, तो वह उस पर कूलाम का नियम कार्य नहीं करेगा। यदि गतिमान हुआ तो कार्य नहीं करेगा, यदि स्थिर हुआ तभी कार्य करता है। तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम क्या होता है स्थिर आवेशों के लिए होता है, स्थिर आवेश के लिए, क्योंकि कूलाम का नियम किस पे कार्य करता है स्थिर आवेशों पर ही करता है, स्थिर आवेशों पर लगता है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है कि r का जो मान होना चाहिए, जो दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी थी उसका मान कितना होना चाहिए, जो r का मान होता है, r का मान होगा 10⁻⁻15 से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि हमारा r का मान इससे कम हुआ तो हम कूलाम के नियम को नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। यदि इससे कम होगी तो नहीं लगा सकते। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना, क्योंकि वैद्युत बल कूलाम जी ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने दिया था, तो दोनों के नियम को हम क्या कर लेते हैं तुलना कर लेते हैं। तो आइए वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण
बल में तुलना। तो दोनों की तुलना करते हैं हम, तो दोनों की तुलना करेंगे तो प्रथम क्या होगा, वैद्युत बल। आइए, वैद्युत बल, तो वैद्युत बल ये क्या हो गए, दो आवेश हो गए Q1 Q2 जिनकी बीच की दूरी R हो गई। तो इनके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या चीज, Fe = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या चीज, Q1 Q2 अपॉन R²। जहां हमने पीछे आपको एक चीज और बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह हम क्या चीज प्रयोग कर सकते हैं, K का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जगह क्या कर सकते हैं, K का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पे हमारा K क्या होगा, परावैद्युतांक नहीं है, यह क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, नियतांक है। तो हम K रख सकते हैं, तो K बराबर क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल F G समीकरण कर सकते हैं, इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन R²। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब लोग आते हैं नीचे का, चूंकि नीचे का जगह भर चुका है तो हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, F बटा F G इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R² बटा G M1 M2 बटा क्या हो जाएगा, R²। यहाँ से R क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा बच क्या आएगा, Fe Fg इक्वल टू क्या आएगा हमारा, K Q1 Q2 अपॉन G M1 M2। ये हमारा क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम K का मान जो रखते हैं, K का जो मान होगा वो कितना हम बताया था, K का मान क्या होगा, 6 × 10⁹ 6 × 10⁹ और G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻11 6.67 × 10⁻11। तो ये हमने कर लिया। अब इसमें कुछ नोट में आप लोग लिख लेंगे, नोट में क्या लिख लेंगे, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, हम रफ कर देते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा, इसमें नोट में लिख करके ले लीजिएगा, नोट में 3 स्टेप कर लीजिएगा, 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए Fe का जो मान होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए Fe का मान कितना हो जाएगा, इसमें रख के कीजिएगा सबका मान। जब सबका मान रख के 10⁻, जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका समय रहेगा वो रख कीजिएगा, तो हो जाएगा 10⁻43 Fg, इतना आ जाएगा। आप लोग कीजिएगा इसको, इतना आ जाएगा। दूसरा जो होगा, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के लिए अगर करते हैं तो इसकी मान कितना हो जाएगी, F = 10⁻39। आप लोग कीजिए घर पे, 39 Fg ये हो जाएगी। और जो तीसरा होगा नोट में लिखिएगा, 2 प्रोटॉन के लिए, जो 2 प्रोटॉन के लिए लिख जाए 10⁻36, 2 प्रोटॉन के लिए, 2 प्रोटॉन के लिए तो कितना हो जाएगा, F = 10⁻36 Fg। तो इसी के साथ आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।